हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आइए दोस्तों बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। दोस्तों, इनफर्टिलिटी का मतलब उस कंडीशन से है जब लगातार 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई कपल लगातार अनप्रोटेक्टिव सेक्स करने के बावजूद भी महिला कंसीव नहीं हो पाती, यानी गर्भवती नहीं हो पाती, और इस जोड़े में बाहरी तौर पर कोई बीमारी भी नजर नहीं आती। दोस्तों, माँ बनना एक सुखद एहसास है, इसलिए दुनिया की हर महिला जीवन में कम से कम एक बार माँ जरूर बनना चाहती है। प्रेगनेंसी ना स्थापित होना किसी महिला या पुरुष के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है और यह स्ट्रेस इस परेशानी को और बढ़ा देती है। इनफर्टिलिटी की इस परेशानी में संबंधित पुरुष में भी कुछ कमी हो सकती है, महिला में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार महिला और पुरुष दोनों में कुछ न कुछ कमी नजर आती है। इनफर्टिलिटी की इस समस्या को समझने के लिए आइए दोस्तों इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के प्रजनन अंग ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। 10-12 साल की उम्र से लड़का और लड़की में हार्मोनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और उनके प्रजनन अंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, जो करीब 1 महीने के अंतराल पे हर महीने होते रहते हैं। दोस्तों, उनके गर्भाशय के दोनों ओर बादाम के आकार की एक ग्लैंड होती है जिसे ओवरी कहा जाता है। इन ओवरी का काम होता है प्रजनन के लिए अंडे बनाना। 1 महीने बाईं ओवरी अंडा बनाती है और दूसरे महीने दाहिनी ओवरी अंडा बनाती है। ये ओवरी जो पीरियड का टाइम होता है, यानी किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 26 दिन का होता है, तो इस पीरियड के बीच में ये अंडा रिलीज होता है जिसे ओवल्यूशन कहते हैं। यानी यदि 28 दिन का पीरियड है तो 14वें दिन अंडा रिलीज होगा, यदि 30 दिन का पीरियड हो रहा है तो 15वें दिन अंडा रिलीज होगा, और यदि 26 दिन का पीरियड हो रहा है तो 13वें दिन अंडा रिलीज होगा। जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है तभी गर्भाशय का मुंह खुलता है। यह अंडा ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब से होकर के गर्भाशय तक आता है और वहाँ पर सीमेन का इंतजार करता है। इस अंडे की उम्र करीब 24 घंटे होती है। इस बीच अगर उसे सीमेन मिल गए और यह अंडा फर्टिलाइज हो गया तो गर्भाशय की दीवार पर यह अंडा स्थापित हो जाता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। पर यदि किसी वजह से इस ओवम को, इस अंडे को स्पर्म नहीं मिले तो यह अंडा एक्सपायर हो जाता है और हार्मोन के माध्यम से पीरियड शुरू हो जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस के पूरा न हो पाने के कई कारण हो सकते हैं। आइए दोस्तों पहले समझते हैं कि मेल्स में क्या परेशानी होती है, मेल्स में क्या समस्याएं आती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी स्थापित करने के लिए मेल्स में प्रॉपर इरेक्शन यानी प्रॉपर तनाव के साथ साथ उनके सीमेन में स्वस्थ स्पर्म होना बहुत जरूरी है। पुरुषों में उनके स्पर्म्स का उत्पादन और उनके फंक्शन में कोई कमी ही इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण होता है। एक कारण हो सकता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस दोस्तों वो स्थिति है जब जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में नहीं होते, यानी अंडकोश में नहीं होते और ये ऊपर ही फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वस्थ स्पर्म नहीं बन पाते। डायबिटीज की गंभीर बीमारी में भी स्वस्थ स्पर्म नहीं बन पाते। गोनोरिया यानी सुजाक की बीमारी में, जिसमें मेल को गंभीर इन्फेक्शन रहता है और उसके पस या मवाद आता रहता है, ऐसे में स्वस्थ स्पर्म नहीं बन पाते। मम्स यानी गलसुआ की स्थिति, गलसुआ की बीमारी में HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के संक्रमण से, या एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की बीमारी में, और कई तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारियों में भी स्वस्थ स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता। वेरिकोसील की स्थिति, जिसमें मेंस के स्क्रोटम में, मेंस के अंडकोश में जो नसें हैं सूज जाती हैं और इस सूजी अवस्था में जो उनके स्पर्म का प्रोडक्शन है और उसकी क्वालिटी है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ये कारण भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ओलिगोस्पर्मिया दोस्तों वो स्थिति है जब सीमेन में स्पर्म की मात्रा बहुत कम होती है, यानी लो स्पर्म काउंट होता है, और अजूस्पर्मिया वो स्थिति है जिसमें कई कारणों से सीमेन में स्पर्म होते ही नहीं, यानी नील स्पर्म काउंट होता है। कई बार कुछ कारणों से स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाते, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, कामेक्षा में कमी, सीमेन की मात्रा में कमी, या कुछ जेनेटिक बीमारियां जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, या कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनते तो हैं लेकिन जो टेस्टिस से स्पर्म ऊपर की ओर लाती हैं उन पाइप्स में, उन नसों में ब्लॉकेज होता है जिससे ये स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं आते और सीमेन में स्पर्म नहीं मिल पाते। इस ब्लॉकेज के अलावा जननांगों में पहले के भी कोई चोट या कोई सर्जरी हुई हो, यह भी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण हो सकती है। वातावरण का ओवर एक्सपोजर, जैसे कीटनाशक दवाई में काम करने वाले लोग, केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, अत्यधिक अल्कोहल लेने वाले लोग, मारिजुआना, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स या कई तरह के इलीगल ड्रग्स लेने वाले लोग, इनमें भी प्रॉपर स्पर्म नहीं बन पाते। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाई बीपी की दवाइयाँ और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी स्पर्म के प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। जो लोग गर्म पानी के टब में देर तक नहाते हैं या जो किसी अन्य कारण से हीट के ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, उनमें भी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो धीमी होती है और स्वस्थ स्पर्म नहीं बन पाते। कैंसर के इलाज में काम आने वाली रेडिएशन थेरेपी है या कीमोथेरेपी है, ये भी स्पर्म प्रोडक्शन पर विपरीत असर डालती है। इसके अलावा मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे गायनेकोमास्टिया है, टेस्टिकुलर टार्जन, टेस्टिस में कोई गांठ या लंप, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, 40 वर्ष से अधिक की उम्र,
लीवर या किडनी में कोई गंभीर बीमारी होना, पहले कभी कमर, टेस्टिस या पेनिस में लगी चोट या वहां की हुई सर्जरी भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि महिलाओं में क्या दिक्कत होती है। जो परेशानियां महिलाओं में इनफर्टिलिटी की स्थिति पैदा करती हैं, उनमें मेनली तो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिसऑर्डर, पीसीओडी, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपर या हाइपो प्रोलैक्टिनीमिया, यानी हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में आना या बहुत कम मात्रा में आना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, या यूट्रस में कोई गांठ जो सर्विक्स समूह है उसकी असामान्यता, यूट्रस में रसौली होना, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस, या पहले की गर्भाशय एरिया में पहले कोई लगी हुई चोट या वहाँ की सर्जरी भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। ओवरवेट या अंडरवेट, बहुत ज़्यादा वजन या बहुत कम वजन भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ इस परेशानी को दूर करने में क्या मदद कर सकती हैं। दोस्तों, मेल्स और फीमेल्स में होने वाली इन बीमारियों के बारे में मेरे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि ये दवाइयाँ अपने आप न लें, अपने नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपनी परेशानियाँ बताएं। हो सकता है वो कोई आपकी जांच कराएं। महिला और पुरुष से संबंधित परेशानी के बारे में बात कर सकते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके और आपके पार्टनर के शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर गौर करके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का चुनाव करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ही आपकी इस समस्या से छुटकारा दिलाएगी। सभी शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर आधारित ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई हर मरीजों में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, इस बीमारी में काम आने वाली मुख्य दवाइयों में पुरुषों के लिए एग्नेस कास्टस मदर टिंचर, कैलेडियम मदर टिंचर, सेलेनियम 30, और महिलाओं में काम आने वाली मुख्य दवाइयों में से पल्सेटिल्ला, सीपिया, बोरैक्स, नाइट्रम फास, एल्टेरिस फेरिनोसा मदर टिंचर तथा कैलकेरिया कार मुख्य दवाइयाँ हो सकती हैं। तो कृपया अपने होम्योपैथी डॉक्टर से तुरंत मिलें और अपनी समस्या के निदान के लिए उनसे बात करें और दी गई दवाइयों का सेवन करें। आशा है आपकी समस्या जल्दी ही दूर होगी। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो इनफर्टिलिटी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।